बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जस्टिस काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे पर बराजमान हो चुके हैं। उनका हल्फ हो गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में हुई और इस तरीके से जस्टिस काजी फाइज़ा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पहला जो बड़ा धमाका किया है, उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दे दी है। और वो फुल कोर्ट दी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई थी, उसको हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है, उसको उस पर अमल दरामद रोका हुआ है 8 रुकनी बेंच ने। और उस 8 रुकनी बेंच में से सिर्फ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब रिटायर हुए हैं, बाकी 7 ऑनरेबल जजेस मौजूद हैं। और मजीद जो उसमें 7 ऑनरेबल जजेस के साथ मजीद 8 जजेस अब आ चुके हैं। और अब 15 रुकनी जो फुल कोर्ट है 15 रुकनी बेंच पे मुश्तमिल होगा। और पहले जरा मैं आपको बता देता हूं कि ऑनरेबल जजेस कौन कौन से हैं, फिर आपको जरा समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। उसकी वजह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो पीडीएम की हुकूमत ने 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने ये मंजूर किया था। और उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे कब्जा करना मकसूद था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को खत्म करना मकसूद था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहां से पता चलेगा कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट का माइंड क्या है। वो दोबारा से यूनाइट हो चुके हैं या फिर डिवीजन बरकरार है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये जो तब्दीली की गई थी, फौरी तौर पे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब के को इख्तियारात को पे कदगन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो निशाना थे, टारगेट थे, वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब थे, क्योंकि उनके आने से पहले पहले ये सब कुछ करना मकसूद था। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बतौर चीफ जस्टिस और उनके दीगर साथी जजेस ने इसके बावजूद कि उनका उमर बंदयाल साहब का दौर खत्म हो रहा था, उन्होंने और इसका सारे का सारा इम्पैक्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब पर था और वही इसका निशाना थे, वही उसका हदफ थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया था और रोक दिया था अमल दरामद। उस पर तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब और जो उनका लार्जर बेंच था वो अपने फैसले पर आखिरी दिन तक कायम रहा। अब वो समाअत होगी और ये अब फैसला करना है। जस्टिस काजी फाइज़ा साहब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने फैसला करना है और उनके साथ होंगे 14 ऑनरेबल जजेस। और सूरत हाल यह है कि जिस बेंच ने फैसला किया था, पहले से मुअत्तल किया हुआ है, उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। बकिया 7 जजेस मौजूद हैं। उनमें मौजूद हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सीनियर मोस्ट जज, और जस्टिस सरदार तारक साहब उसमें नहीं थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब। जब इन्होंने सस्पेंड किया था 8 रुकनी बेंच ने, तो ये कहा गया कि जनाब ये तो बंदयाली जजेस हैं, ये तो बंदयाल ग्रुप है, ये तो उसमें बहुत ज्यादा बेतौकीर किया गया, उनको धमकियां भी दी गई, सब कुछ किया गया, उनके खिलाफ दरखास्तें भी फाइल की गई, एक तवील गंद डालने की कोशिश की गई। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें सिर्फ उसमें उमर बंदयाल साहब नहीं है, 7 ऑनरेबल जजेस वही हैं जिन्होंने पहले से सस्पेंड किया हुआ है। बकिया उसमें जो जजेस शामिल हुए हैं, उसमें जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एडिशन हुई है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जनाब जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं। ये वो जजेस हैं जो कि एडिशन हुई है। तो इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि ये 7 जजेस पुराने हैं, 8 जजेस नए हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसलिए ये सब कुछ जो है ये शामिल थे। और जो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, उसमें इन तमाम जज साहिबान के सुपर सीनियर जो हैं उनको कहा जाता है। तो सब के सब जिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जिन्होंने अपॉइंट किया था जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो इफ्तिखार चौधरी साहब भी मौजूद थे और वो भी आज इस तकरीब में खास तौर पे आए, क्योंकि वो इसलिए भी आए क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने उनको खास तौर पे मदऊ किया था। इसी तरीके से जस्टिस इफ्तिखार अली ने जस्टिस काजी फाइज़ साहब को वकील से सीधा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया था और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के वो जज बन गए थे 2014 में। तो 2014 से
ऑनवर्ड आज तक वो मौजूद हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। और बाकी मैं सारी डिटेल बता चुका हूं कि जो दिगर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो जो शरीक नहीं हुए जबकि मौजूद थे पाकिस्तान में, उसमें जस्टिस साकिब निसार साहब को मदूनी किया गया, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को मदूनी किया गया, जस्टिस गुलजार अहमद साहब को मदूनी किया गया, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मदूनी किया गया। ये मदू नहीं किया गया या फिर ये आए नहीं, ये अभी तक हमारे पास खबर नहीं, लेकिन ये आज तकरीब में हमें नजर नहीं आए। इफ्तिखार चौधरी साहब अलबत्ता नजर आ गए, तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि इस वक्त जस्टिस काजी फाइज़ साहब को समझा जाता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज के लाइक माइंडेड है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज खुद ये कहती है और मुस्लिम लीग नवाज के लाइक माइंडेड जो दानिश्वर हैं वो भी यही कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और बहुत ज्यादा उनको अपनी इम्पार्शियलिटी, क्योंकि उनके पास 13 महीने हैं और उन्होंने अपना एक इमेज जो बिल्ड किया है उसमें यह है कि मैं सिर्फ रूल ऑफ लॉ को देखता हूं, क्योंकि उनका कुछ अर्सा पहले एक तवील तरीन टीवी पे लाइव जो है उनको दिखाया गया, बड़ा एहतमाम किया गया था और उसमें भी उन्होंने अपना जो है मुद्दा बयान किया था। इस दौरान उन्होंने बेशुमार खतूत लिखे और उन खतूत में भी वो मोस्टली वो डिफर करते रहे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, और उससे पहले भी जो चीफ जस्टिस साहब थे उनसे भी वो डिफर करते रहे। और इस एक और जो है खासतौर पे उनके क्रेडिट पे जो केस है वो था तिलौर का केस, तिलौर का शिकार करने का, और उसको भी उन्होंने सेटासाइड कर दिया उनके खिलाफ, बल्कि उस तिलौर के लाइसेंस जारी किए जाते हैं वो खराब कर दिए थे। उसके बाद फिर उनको बहाल किया गया और वो एक और उसमें फिर खारजा पॉलिसी भी आ गई थी। बहरहाल ये आज का दौर है जी, उसमें जस्टिस काजी फाइज़ साहब को इसके अलावा कौन कौन से जो है चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, उसमें नंबर 1 तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, इसके बारे में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कल से फुल कोर्ट जो है कल से क्या डिसाइड करता है, क्योंकि ये इसी हफ्ते डिसाइड हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको फैसला हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि इसी वजह से जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने इसी बुनियाद पे किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था और 4 महीने से वो ये काम नहीं कर रहे, अदालती वर्क नहीं कर रहे थे। लिहाजा उन पे बहुत ज्यादा उन पे भरोसा है, उन पे बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं, खास तौर पे जो इस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी उनको, और वो समझा ये जा रहा था कि शायद ये आपस में इंटरलिंक है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। नंबर 1। नंबर 2, शहीद अरशद शरीफ साहब का जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लार्जर बेंच सुन रहा था, उसके बारे में भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी और उसमें अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके और उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। और उनकी फैमिली जो है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी बदस्तूर मुंतजिर है कि उसका फैसला क्या होगा और शहीद अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब को बतौर चीफ जस्टिस दूसरे चैलेंज का सामना है वो है आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियंस का ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि पार्टली वो शुरू हो चुका है और 9 मई के वाकयात की बुनियाद पे इस वक्त 15,500 से ज्यादा सियासी कैदी जेलों में हैं और 9 मई के बाद ये मामला शुरू हुआ था और क्या वो भी केस पेंडिंग पड़ा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब को उसके बारे में भी डिसाइड करना है क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। उसमें सबसे अहम पिटीशन जो है, जो कि गैर सियासी पिटीशन है, वो है साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की। वो आए थे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया था, तो देखते हैं कि उसमें क्या फैसला करते हैं। एक और भी अहम तरीन जो मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ साहब को जिस चैलेंज का सामना होगा वो है जनाब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरामीम की गई थी, जिसपे सदर ममलिकत का कहना है कि उन्होंने ना ही दस्तखत किए और ना ही इसको भेजा और उनके अहकामात के बरक्स ये ईवान सदर में अमले ने, उनके स्टाफ ने साजिश के तहत ये सब कुछ किया, इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर बता दिया। वो भी चैलेंज हुआ है, उसके बारे में भी जस्टिस काजी फाइज़ साहब को उसके बारे में भी फैसला करना होगा। ये अहम तरीन मामलात हैं और इस तरीके से 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला, वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक नंबर लगा हुआ है, एडमिट हुई है, उसको वो सुनते हैं या नहीं, नंबर 1, और सुनते हैं तो क्या फैसला देते हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते हैं या फिर नहीं होते, ये एक और चैलेंज है।
اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی درخواست کو بھی ان کو اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا تھا، وہ بھی اعتراض ان کو دور کرنے کے لیے اپلیکیشن آ چکی ہے، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے کل ان کی ٹیبل پہ رکھی جائے گی، اور ہو سکتا ہے آج ہی رکھ دی گئی ہو، کیونکہ آج بھی انہوں نے کام کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے ہماری، کیونکہ جو معاملات ہیں یہ میں بتا دوں کہ سب سے زیادہ، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت مکمل طور پہ دیوار کے ساتھ لگا دی گئی ہے، ان پہ صوبتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب اور صدر مملکت، یہ سب کے سب ان پہ الزام تھا کہ جناب یہ ریفرنس انہوں نے فائل کیا ہے تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف اس سازش میں شریک تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ ساری کی ساری ایک بیک گراؤنڈ ہے، موجود ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے فیصلے کا، اور اب عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن جماعت ہے، اس پہ ایک عذاب مسلط ہے پچھلے 16 مہینے سے، اور وہ ایک عذاب کو جھیل رہے ہیں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد تو ان پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے پاکستان میں، اور نہ صرف ان پہ بلکہ پاکستان کا میڈیا بھی اس وقت جبر کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ قدغنیں لگا دی گئی ہیں، کچھ آفیشلی اور کچھ ان آفیشلی، اور یہ سب کچھ ہوا شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں، اور اس میں اب کاکڑ صاحب کے دور حکومت میں بھی کم و بیش ویسا ہی ماحول چل رہا ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اور ان کی اہلیہ جو ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ، وہ بھی اس دوران خطوط لکھتی رہی ہیں، بلکہ دونوں ہی جسٹس قاضی فائز صاحب بھی اور ان کی اہلیہ کافی متحرک ہیں، اور اس میں بہت زیادہ الزامات بھی آئے، وہ الزامات ابھی تک وہیں پہ موجود ہیں، لیکن ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ خارج کر دیا گیا تھا، اور ان کے خلاف کاروائی جو تھی وہ خارج کر دی گئی تھی، اور اس دوران جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی وہ ساری انویسٹیگیشن بھی انڈو کر دی گئی تھی، اور حکم تھا عدالت کا کہ یہ کہیں بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس طریقے سے جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک اہم ترین جو ججمنٹ دی ہوئی ہے وہ ہے حدیبیہ کیس میں، کہ وہ دوبارہ نہیں کھل سکتا اور اس کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال بڑی دلچسپ شخصیت ہے، اور ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو اب کیونکہ وہ ان کو اختیار بھی مل گیا ہے، اقتدار بھی مل گیا ہے، چیف جسٹس بن گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے یہ سارے پہلو جو ہیں اس وقت کیسے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ البتہ ان کو احکامات اور ان کو مطالبات جو ہیں احکامات کی صورت میں موصول ہو چکے ہیں، عرفان قادر صاحب میدان میں آ چکے ہیں، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔